हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्याम नर्सिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एक मेजर डिजीज़ के बारे में जो कि है हार्ट अटैक। आज ये देखेंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है और इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि जिससे ये डिजीज़ होने के चांसेस हैं, क्यों हो जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे इसको मेंटेन रख सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है जो इंट्रोडक्शन। बात करें कि इंट्रोडक्शन में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ही हार्ट अटैक कहा जाता है। विच लीड्स टू नेक्रोसिस। विच लीड्स टू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मीन्स कि जब कोई स्टोमेटिज है, ब्लड सप्लाई हो रहा है और किसी कारण से यहाँ ब्लॉकेज आ गई, तो जब यहाँ ब्लॉकेज आ जाने से इसमें वेसल्स में तो जो होता है ब्लड सप्लाई रुक जाती है, यहीं तक हो जाती है। तो जो इधर के जो आर्गन्स हैं वहाँ तक ब्लड सप्लाई पहुँच नहीं पाती, जिसके कारण इसमें नेक्रोसिस या सेल डेथ होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्रोसिस के कारण जो है ऑफ हार्ट मसल्स, मतलब कि जो ये आप हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा देख सकते हैं, ये हमारा जो है ब्लड सप्लाई है, जो हार्ट को ब्लड पहुंचाने का काम कर रहा है, ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स देने का काम कर रहा है। तो इसमें किसी कारण से अगर ब्लॉकेज आ गई तो ब्लड सप्लाई आगे हो नहीं पा रहा, तो जैसे अब यहाँ पर है इतना क्या होता है, ये डेथ होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण से हार्ट अटैक देखने के चांसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, जब इट इज फुल प्रोलॉन्ग इस्केमिया दैट में लीड टू डेथ। मतलब कि इस्केमिया मीन्स कि ऐसी जगह जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पर इस्केमिया देखने के कंडीशन हो जाते हैं। तो यहाँ ब्लड सप्लाई हो नहीं रही क्योंकि यहाँ पर ये जो है ब्लॉकेज आ गई है, तो जो ब्लड है वो वेसल्स के द्वारा यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे यहाँ इस्केमिक कंडीशन देखने मिलता है, जिससे वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाता। और उसके बाद में क्या होता है कि ये क्या होता है, सेल जो है यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो डेथ होना शुरू हो जाती हैं। डिफिनीशन की बात करें, परिभाषा इसका क्या होता है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ए कंडीशन। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वह एक कंडीशन है दैट अकर्स ड्यू टू स्टॉपेज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। मतलब जिनमें जो होता है कि ब्लड सप्लाई होना रुक जाते हैं। अब ऐसे मान लीजिए कि हार्ट अटैक आता है तो उसमें जो है ब्लड सप्लाई हार्ट को पहुंचना बंद हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पर इस्केमिया कंडीशन देखने को मिलता है। और इस्केमिया हो जाने के कारण वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो डेथ होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब वहाँ पर भोजन मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो डेथ होना संभावना है कि डेथ होगी। तो इसके कारण से जो है देखने को मिलता है। तो जब सेल डेथ हो जाती है तो ये ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, और जब ब्लड पंप नहीं करेगा तो हार्ट अटैक आएगी। एक बार नेक्स्ट हम डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या हार्ट अटैक है वह एक कंडीशन है जिसमें स्टॉपेज ब्लड सप्लाई, जिसमें ब्लड सप्लाई होना रुक जाती है। किसे? हार्ट को ब्लड सप्लाई होना रुक जाता है, जिससे क्या रिजल्ट आता है इसका, नेक्रोसिस हो जाता है, इस्केमिया हो जाता है, और हार्ट मसल जो होता है वो डेथ होना शुरू हो जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर। मतलब कि ये किन कारणों से होता है और किन लोगों में होने के चांस हैं। तो पहले बात कर लेते हैं डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। ऐसे व्यक्ति जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई स्लो हो गई है या कम हो गई है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई ड्यू टू एक्यूट ब्लड लॉस। मतलब कि कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जिसमें ब्लड बहुत तेज़ी से लॉस हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया तो बहुत सारे ब्लड जो हैं वो मतलब एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से, तो इसके कारण से भी होने के चांस हैं। एनीमिया एक डिजीज है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, उनमें भी देखने को मिल सकता है। लो ब्लड प्रेशर, ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनमें भी होने के जो चांस हैं वो ज़्यादा होते हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जब डिमांड ज़्यादा होती है तो भी हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या है, रैपिड हार्ट अटैक, मतलब कि कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जैसे कि मान लीजिए कि कोई दौड़ रहा है या कोई हार्ड वर्क कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, उसके कारण से जो है हार्ट की जो हार्ट का मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो बहुत तेज़ी से चलने लगता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक आने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ कोकेन, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कोकेन को इंजेक्ट करते हैं उनमें भी होने के जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें डिमांड हो जाती है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा, और जब वो पूरा नहीं हो पाता है तो इसके में कंडीशन देखने को मिलता है और हार्ट अटैक आने के चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है बेसोस्पाज्म, कि बेसोस्पाज्म के कारण कैसे होता है, तो सडन कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि अचानक जब हमारी जो ये वेसल्स हैं या आर्टरी है वो कॉन्ट्रिक्ट, वो ऐसे मतलब अचानक ऐसे पतली हो जाती हैं, जिसके कारण से होने के जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं। या नैरोइंग, मतलब कि वही हुआ कॉन्स्ट्रिक्शन या नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट है उसे जो ऑक्सीजन सप्लाई का जो काम करता है या ब्लड सप्लाई का जो काम करता है वो कोरोनरी आर्टरी करता है। तो हार्ट के में कौन सी आर्टरी पाई जाती है, तो उसे कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये इसी में जो है कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है या इसी में ब्लॉकेज आ जाता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिजीज कंडीशन, कि कोई डिजीज है उसके कारण से कैसे होता है, तो हाइपरटेंशन, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं उनमें भी होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं। किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उनमें भी होने के जो हैं चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, मान लीजिए कि ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ये, तो इसमें प्लेग जमा होना शुरू हो गए या एम्बोलिज्म हो गया, कोई भी कारण से जो है हो सकता है। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, स्पाज्म मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्स हो जाना या रुक जाना, कोई किसी चीज़ के फंस जाने से जो है ब्लड सप्लाई होना रुक जाता है, जिसके कारण से जो है यहाँ की सेल्स जो हैं डेथ होना शुरू हो जाती हैं और हार्ट अटैक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल कंडीशन, कोई ऐसा व्यक्ति है जो टैबेको का मतलब तंबाकू का यूज़ ज़्यादा कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है और लेक ऑफ एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, और एल्कोहलिज्म मतलब कि वो एल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है, मतलब कि शराब पी रहा है, शराब ज़्यादा पी रहा है, उसके कारण से भी होने के जो हैं चांसेस हैं। अदर फैक्टर क्या क्या होते हैं कि किन कारणों से और हो सकता है, तो ओल्ड एज, ऐसे व्यक्ति जो 50+ या 60+ एज के हैं उनमें होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं उनमें अधिकतर होने के चांसेस हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, ऐसे व्यक्ति जिनके मान लीजिए कि उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया था या उनके दादाजी को हार्ट अटैक आया था, तो उनमें भी आने के जो हैं चांसेस ज़्यादा होते हैं। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में अगर किसी को भी हार्ट अटैक आया है तो भी होने के जो हैं चांसेस ज़्यादा होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ हार्ट अटैक, मतलब हार्ट अटैक कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं, हार्ट अटैक इज डिवाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजी। मीन्स जो हार्ट अटैक है वह पैथोलॉजी के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। बात करें पैथोलॉजी मीन्स, तो पैथोलॉजी मीन्स होता है, पैथो मतलब होता है डिजीज, पैथो मतलब होता है डिजीज, और लॉजी मतलब होता है अध्ययन, मतलब कि डिजीज के अध्ययन के आधार पर हार्ट अटैक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रांसम्यूरल एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TAMI बोलते हैं। दिस टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन्फेक्ट्स एंड एक्सटेंड थ्रू द होल हार्ट मसल्स। इस तरीके का जो हार्ट अटैक होता है वह पूरी जो मसल्स होती हैं हार्ट की, मान लीजिए कि ये हार्ट है, मान लीजिए कि ये हार्ट है, तो इसमें जो है पूरे हार्ट की मसल्स को इन्फ्रेक्ट करता है, मतलब कि उसमें ब्लड सप्लाई को रोक देता है या नहीं पहुंच पाता है, जिससे पूरा जो सेल पूरा हार्ट मसल्स है वो डेड होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है
सब इंडोकार्डियल एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे जैसे EMI के नाम से जानते हैं। इन दिस टाइप सब इंडोकार्डियल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकुलर सेप्टम आर ससेप्टेबल टू इस्केमिया। मीन्स अगर हम हार्ट का डायग्राम देखेंगे इंटरनल, तो 4 भागों में डिवाइड है। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें जो है इस्केमिया कंडीशन दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ में वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो ये भाग होता है जो डिवाइड करने काम कर रहा है, उसमें भी इस्केमिया कंडीशन होना जो है तेज़ी से शुरू हो जाते हैं। टाइप्स को एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि जो हार्ट अटैक है वो 2 टाइप से है। ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजी, मतलब डिजीज़ के अध्ययन के आधार पर हार्ट अटैक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रांसम्यूरल एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि पूरे हार्ट मसल्स जो होती हैं वो उसमें जो है इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण से हार्ट अटैक आता है। उसे ट्रांसम्यूरल एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है सब इंडोकार्डियल एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इस पे जो है वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल्स में इन्फेक्शन होना शुरू होता है और वेंट्रिकुलर सेप्टम में होना शुरू हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि किस किस कंडीशन से ये हार्ट अटैक होता है। तो शुरुआत कहाँ से होता है? कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब कि एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, वो चाहे ओबेसिटी हो जाए या एल्कोहलिज्म हो जाए या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस एक डिजीज होता है जिसमें जो आर्टरीज होती हैं उसमें प्लेग जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे ब्लॉकेज की कंडीशन आ जाती है, जिससे ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं जाता है, जिसके कारण से भी हो सकता है। तो उसके बाद में क्या होता है, जब इतना मतलब एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद में क्या होता है, इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट, मतलब कि हार्ट तक ब्लड फ्लो को करना रोकने लगता है, जिससे क्या होता है, हार्ट नॉट रिसीव अ कांस्टेंट ब्लड सप्लाई, मतलब कि हार्ट जो है ब्लड को रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो ब्लॉकेज लग गया है। अब हार्ट तो जाना ही नहीं है ब्लड को, और हार्ट जब खुद एनर्जी नहीं लेगा तो पंप ही नहीं करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उसके बाद में क्या होता है, इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई टू हार्ट एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स। जब हार्ट को खुद भोजन नहीं मिलेगा तो अदर बॉडी ऑर्गन तक ब्लड का सप्लाई कैसे करेगा, जब वो पंप ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतना तो एनर्जी है, ना तो कोई न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, ना कोई ऑक्सीजन आ रहा है, तो वो जब खुद ही नहीं खा रहा है तो ब्लड सप्लाई कैसे करेगा दूसरी जगह पे। तो फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यही लिखा है, हार्ट मसल्स नॉट रिसीव ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जब इतना लीड्स होने के बाद में हार्ट मसल्स को ना तो ऑक्सीजन रिसीव हो रहा है ना न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि यहाँ पर तो ब्लॉकेज लगे हैं, और जिसके कारण से यहाँ से ब्लड फ्लो हो ही नहीं पा रहा है। तो इसके पास ना तो एनर्जी बचा है ना तो कोई ऑक्सीजन बचा है, जिससे प्रोलॉग इस्केमिया, मतलब कि जब जहाँ ब्लड सप्लाई होना रुक जाता है उसे इस्केमिया बोलते हैं। इससे हार्ट मसल में इस्केमिया होने के चांसेस होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इरिवर्सेबल नेक्रोसिस ऑफ हार्ट मसल्स, मीन्स इरिवर्सेबल मतलब कि वो दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, रिवर्सेबल मतलब कि उसे ठीक किया जा सकता है। तो जब नेक्रोसिस हो जाता है, तो नेक्रोसिस क्या है, मैंने बताया था कि डेथ ऑफ द एनी सेल या टिश्यू, किसी भी सेल्स या टिश्यू की डेथ हो जाना नेक्रोसिस कहलाता है। देन क्या होता है, जब नेक्रोसिस हो जाता है उसके बाद में क्या आता है, हार्ट अटैक, जिसे हम रेस्ट एंड पीस बोलते हैं। इससे आदमी की मृत्यु हो जाती है या डेथ हो जाती है। एक बार हम फिर से नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी होता क्या है। तो कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि ब्लड सप्लाई को हार्ट तक रोक देता है, जिससे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिससे इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट, जिससे हार्ट में ब्लड फ्लो जो है रुक जाता है। हार्ट नॉट रिसीव अ कांस्टेंट ब्लड सप्लाई, हार्ट को जितना नीड है ब्लड सप्लाई की उतना वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जिससे इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई टू हार्ट एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स, जिससे ये हार्ट पंप नहीं कर पाता है, जिससे जो ब्लड बॉडी में जाना था वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। नेक्स्ट बात करें
कि हार्ट मसल्स नॉट रिसीव ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, जो हार्ट की ये मसल्स हैं उसमें ऑक्सीजन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स मीन कि ऐसी चीज़ें जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं हार्ट को, उसकी कमी हो जाती हैं, और ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो वो सेल जो है डेथ होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रोलॉन्ग इस्केमिया, मतलब लंबे समय तक इस्केमिया के कारण जो हार्ट मसल्स हैं उनमें नेक्रोसिस, इरिवर्सेबल नेक्रोसिस होना शुरू हो जाते हैं। इरिवर्सेबल मतलब कि जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, रिवर्सेबल मतलब कि जिसे ठीक किया जाता है। ऐसा नेक्रोसिस हो जाता है हार्ट मसल्स में, जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हार्ट अटैक आता है जिससे किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, या जिसे साइन एंड सिम्टम, मतलब कि हम पहचानेंगे कैसे कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है। तो पहला क्या होता है, चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन होगा जिसे या फिर एंजिना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। बहुत तेज़ी से लेफ्ट साइड में जो है चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि वो तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देगा। नॉर्मल तो 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट है, लेकिन जिस पर्सन में हार्ट अटैक आता है वो बहुत तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देता है। इनडाइजेशन देखने को मिलेगा, जो पर्सन में हार्ट अटैक आया उसमें डाइजेशन की कोई क्रिया नहीं होगी। कूल एक्सट्रीमिटीज, मतलब कि उसके हाथ और पैर जो हैं वो ठंडा होना शुरू हो जाएंगे। टेकीकार्डिया, मतलब कि हार्ट का जो बीट करने का गति होती है वो तेज़ी से बढ़ जाएगी, और टेकीपीनिया मतलब कि सांस लेना जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो उसमें फीवर के कंडीशन भी दिखाई देंगे, और कुछ कंडीशन नोजिया और वोमिटिंग भी उस पेशेंट में दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, मतलब किस चीज़ से डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पेशेंट में हार्ट अटैक ही आया है। तो पहला है हिस्ट्री कलेक्शन, मतलब इसमें चेक करेंगे कि क्या पेशेंट को पहले हार्ट अटैक आया था या इसके घर में किसी को आया है। ये सब चीज़ों का पता करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन में। फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि वो कितना तेज़ी से सांस ले रहा है, इस चीज़ का पता करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक तरह की ग्राफ होती है जो कि हार्ट के एक्टिवेशन या उसके जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ग्राफ बना के देती है, उसमें उसे चेक करेंगे। कोरोनरी एंजियोग्राफ, इसमें क्या होता है ब्लड वेसल्स की जो होती हैं उसकी ग्राफ लेते हैं कि क्या कोई ब्लॉकेज तो नहीं आई है। इसके बाद इसको चेक करने के लिए एंजियोग्राफ कराते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में हम देखते हैं कि क्या पेशेंट के हार्ट में कोई एम्बोलिज है या कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, लार्जमेंट तो नहीं है हार्ट में। ये चीज़ चेस्ट एक्सरे से शुरू मतलब कि डायग्नोस करते हैं। ब्लड गैस या पल्स ऑक्सीमेट्री, जो कि उंगली में लगा के चेक करते हैं कि पेशेंट का जो है पल्स चल रहा। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि ऐसे पेशेंट का मैनेज कैसे करेंगे हम। तो पहला है मेडिकल मैनेजमेंट, कि मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा कैसे करेंगे। तो उसमें पहले हम देते हैं मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट क्यों देते हैं, क्योंकि उसका जो चेस्ट पेन है उसको रिड्यूस करने के लिए, जो चेस्ट पेन है उसे कम करने के लिए। इसे कैसे देते हैं, 2 से 4 mg IV रूट से देते हैं इंट्रावीनस, रिपीटेड इन 5 to 15 मिनट, मतलब 5 से 15 मिनट में रिपीट करते रहते हैं, और जब तक कि उसका पेन ख़त्म ना हो जाए तब तक। फिर देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्यों देते हैं, उसके जो वेसल्स होती हैं उसको डायलेट करने के लिए, और जिससे कि जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाए। तो वो कितना देते हैं, तो 0 से 4 mg सबलिंगुअल, मतलब कि जीभ के नीचे रख के देते हैं। कैसे देते हैं, 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट के बीच में 3 बार, मतलब कि 5-5 मिनट पे 3 डोजेज देते हैं सबलिंगुअल। नेक्स्ट है एस्प्रिन। बात करें कि एस्प्रिन क्यों देते हैं, तो एस्प्रिन जो है वो ब्लड को जो है पतला करने का काम करता है। तो जब ब्लड पतला हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ब्लॉकेज है तो इतना मात्रा, तो यहाँ से कुछ मात्रा में ब्लड जो है हार्ट तक सप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीजन देंगे, अगर उसका SpO2 90% से अगर नीचे आ गया है तो हम उसे ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। बात करें कि बीटा ब्लॉकर्स क्यों देंगे, तो ये जो है बीटा ब्लॉकर्स मीन्स कि जो
ब्लड सप्लाई तेज़ी से हो रही है उसको स्टॉप करने का काम करेगा, जिससे ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाएगा। नेक्स्ट है ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर क्या होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए एक हम दवा देते हैं, और जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकेंड को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकेंड क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने का काम करते हैं या हाई करने का काम करते हैं, तो उसको इनहिबिट करा के जो है ब्लड प्रेशर को हम लो करा देते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक मीन्स कि अगर कोई थ्रोम्बस या कोई ब्लड जो है वो जम गया है, तो उस जब हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देंगे तो वो जाके क्या करेगा? इसको ख़त्म करने का काम जो है करेगा, जिससे ब्लड सप्लाई फिर पूर्ण रूप से सही से होना शुरू हो जाएंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।